नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद की में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। और भी हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर 30 प्रश्न मिलेंगे आपको। आप आकलन कर सकते हैं कि इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा अंत में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन 30 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। फिलहाल में अभी आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, बुद्धि के सूचना प्रक्रम या फिर प्रोसेसिंग उपागम का जो वर्णन है ये किसके द्वारा किया गया? स्टर्नबर्ग के, बीने के, टर्मन के या फिर थर्स्टन के? राइट आंसर आपका होगा स्टर्नबर्ग। याद रखिएगा, बुद्धि की सूचना प्रक्रम या फिर प्रोसेसिंग उपागम का जो वर्णन किया है यह स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? यदि प्रश्न पूछे कि त्रितंत्र का सिद्धांत या फिर त्रिबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वो भी स्टर्नबर्ग के द्वारा ही दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अव्यक्त अधिगम के संप्रति के वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया? यहां पर फिर से दोहरा लेते हैं प्रश्न को। अव्यक्त अधिगम के संप्रति के वर्णन अपने सिद्धांतों में किसके द्वारा किया गया? हल, बंडूरा, टोलमैन या फिर गुथ्री? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा टोलमैन। यहाँ पर जो अव्यक्त अधिगम का संप्रति का जो वर्णन किया अपने सिद्धांतों में, वो टोलमैन के द्वारा किया गया। चलिए, तीसरा प्रश्न है, छात्र की वह अवस्था जिसमें वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, वह कौन सी अवस्था है कि जिस अवस्था में वो सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा होता है? शेष अवस्था होता है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वह अवस्था छात्र की किशोरावस्था है जिसमें वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए, शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ आपको बताना है। पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार है, शैक्षिक विचारों के विषय में शिक्षा का समन्वित रूप है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पढ़ने की क्षमता संबंधी विचार, शैक्षिक विचार के विषय में और शिक्षा का समन्वित रूप, ये तीनों ही शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ है। राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर होगा। बहुवादी बुद्धि ज्ञान का अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यहाँ विचार जो है ये किसका है? हर्बर्ट का है, गार्डनर का है, कोहलर का है या फिर जॉनसन का है? तो यहाँ पर आपका पांचवे का आंसर होगा गार्डनर। याद रखिएगा, बहुवादी बुद्धि ज्ञान का अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है। यह विचार किसका होगा? गार्डनर का होगा। योजना विधि में छात्रों को वातावरण मिलता है। योजना विधि के बारे में पूछा गया है कि योजना विधि में जो छात्र होते हैं उनको वातावरण कैसा मिलता है? सहयोग का, बंधन का, स्वच्छंदता का या फिर स्वतंत्रता का? तो योजना विधि में छात्रों को वातावरण के बारे में पूछा गया है, तो वहां पर किस प्रकार का वातावरण मिलेगा? स्वतंत्रता का वातावरण मिलेगा। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग होता है। उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग कहाँ पर होता है? अधिगम उत्पाद जांच में होता है, शैक्षणिक मार्गदर्शन में होता है, उपचारात्मक शिक्षण में होता है या फिर उपरोक्त सभी में होता है? तो उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर अधिगम उत्पाद जांच में भी होता है, शैक्षिक मार्गदर्शन में भी होता है और उपचारात्मक शिक्षण में भी होता है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? स्टेनली हॉल को, प्रियर को, सीगुन को या फिर वाटसन को? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर स्टेनली हॉल। बाल अध्ययन का जो पिता कहा जाता है ये स्टेनली हॉल को कहा जाता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। नवा प्रश्न है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। कहानी कथन विधि से बालकों में किसका विकास होता है? विषय का, तार्किकता का, कल्पना का या फिर ज्ञान का? तो कहानी कथन विधि से जो बालकों का विकास होता है वो किसका होता है? कल्पना का विकास होता है। किसका होता है? कहानी कथन विधि से बालकों में कल्पना का विकास होता है। प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक है। यहाँ पर देखिए, प्रेरक मनोविज्ञान या फिर मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व का जो प्रबल समर्थक है वो कौन है? थॉर्नडाइक है, वुडवर्थ है, जेन पियाजे है या फिर स्किनर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वें का आंसर होगा, जो प्रेरक मनोविज्ञान के प्रबल समर्थक होंगे वो वुडवर्थ होंगे। कौन होंगे? वुडवर्थ होंगे। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। एक प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। अभिप्रेरणा है, समायोजन प्रक्रिया है, सामाजिकरण है या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सामाजिकरण। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा।
एक पुस्तक भी यहाँ पर ली गई है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? जेपी गिलफोर्ड, विलियम मैकडूगल, वाटसन या फिर जॉन डीवी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जेबी गिलफोर्ड। याद रखिएगा, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है ये गिलफोर्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? यहाँ पर देखिए, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है इसके बारे में पूछा गया है। एबिंगहॉस है, गुथरी है, डोनाल्ड हेब है या फिर कर्ट लेविन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एबिंगहॉस। अधिगम मनोविज्ञान के जनक होंगे वो एबिंगहॉस होंगे। खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर इनमें से सभी को। तो खिलौने की आयु पूछा गया है, आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा पूर्व बाल्यावस्था। याद रखिएगा, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? आगमन विधि पर है, निगमन विधि पर है, प्रदर्शन विधि पर है या फिर संश्लेषण विधि पर है? देखो, सुनो और बोलो ये किस विधि पर आधारित है, ये आपको बताना है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। देखो, सुनो और बोलो जो विधि है ये प्रदर्शन विधि पर आधारित होगी। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का जो श्रेय है ये किस मनोविज्ञान को जाता है? अरस्तु को, प्लेटो को, सुकरात को या फिर रूसो को? शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का जो श्रेय है ये किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? आपका राइट आंसर होगा ये रूसो को जाता है। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने का जो श्रेय है ये रूसो को जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर? यहाँ पर देखिए, जहाँ पर चेतन आ जाए वहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गुण सिद्धांत है, प्रकार्य सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत है। तो यहाँ पर वहाँ सिद्धांत कौन सा होगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होगा। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फ्रायड के द्वारा दिया गया है। फ्रायड के द्वारा दिया गया सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है और यहाँ व्यक्त करता है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती हैं एवं उसमें चेतन के इन्होंने कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत या फिर ये सभी? देखिए, थोड़े समय पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको अधिगम सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में आपको बताया था। यदि वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो क्षेत्र सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये क्षेत्र सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कर्ट लेविन के द्वारा क्षेत्र सिद्धांत दिया गया है। जैसे संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान के नाम से भी क्षेत्र सिद्धांत को जाना जाता है। तो यहाँ पर ये सभी आपका राइट आंसर होगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को? राइट आंसर आपका होगा आवश्यकताओं को। याद रखिएगा, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो यहाँ पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? वो कौन सा व्यवहार है जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध है, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वलीनता? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर स्वलीनता। ये जो व्यवहार है ये भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर उक्त कोई नहीं? निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जा सकता है वो समावेशित शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण? यहाँ पर विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए तरीका जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ये तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा।
राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? शिमला में है, कोलकाता में है, देहरादून में है या फिर दिल्ली में है? राइट आंसर आपका होगा देहरादून। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा का निर्माण की आधारशिला माना है। चार्ल्स स्किनर ने, बीने ने, पियाजे ने या फिर वाटसन ने? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्किनर ने। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की जो आधारशिला माना है यह चार्ल्स स्किनर के द्वारा माना गया है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? वो कौन सी विधि है जिसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन, निगमन, प्रदर्शन या फिर संश्लेषण? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आगमन विधि में। याद रखिएगा, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है? यहाँ पर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है या फिर बालकों की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? तो ये मन ही मन परेशान होने की जो अपेक्षा है वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो राइट आंसर आपका यहां पर सेकंड वाला होगा। संपोषक का सिद्धांत किसने दिया? यहां पर देखिए, संपोषक का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? इंपोर्टेंट है, हल के, बीने के, पियाजे के या फिर वाटसन के? राइट आंसर आपका होगा C.L. हल। प्रबल का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, संपोषक का सिद्धांत, चालक, अंतर्नोद या फिर प्रणोद का सिद्धांत, ये सभी किसके द्वारा दिए गए हैं? तो ये C.L. हल के द्वारा दिए गए हैं। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित या फिर पुरस्कार प्रेरित? यहाँ पर सृजनशील के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किस प्रकार रखना चाहिए? तो उसे कार्य केंद्रित रखना चाहिए। किस प्रकार रखेगा? कार्य केंद्रित। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो? महात्मा गांधी, चार्ल्स स्किनर, जिन पियाजे या फिर कार्ल जुंग? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जिन पियाजे। जिन पियाजे के अनुसार सीखना उस समय अर्थपूर्ण होता है जब विद्यार्थी की रुचि कौतूहल के अनुरूप हो। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और आई होप, हम आशा कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको 30 में से 30 अंक प्राप्त हो रहे होंगे। आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो अंतिम प्रश्न है आपका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? जो अध्यापक है उसे किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में या फिर पल्स पोलियो कार्यक्रम में? तो जो अध्यापक है उन्हें पल्स पोलियो कार्यक्रम में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत जो अध्यापक है उनको इस कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। और यहीं पर 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।